चलो, हम लोग को देखना था, वर्क के बारे में हो गया था, एनर्जी के बारे में हो गया था। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। देखो, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। हम लोग को पता ही है कि एनर्जी को हम कर ही कह सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना हो सकता है ना। जैसे कि मान लो कि सन से जो एनर्जी आ रहा है सर सनलाइट आ रहा है, इस सन से जो एनर्जी आ रहा है इसमें क्या है, सोलर एनर्जी बोलेंगे इसको। और इसका फोटोसिंथेसिस हुआ ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, तो वो केमिकल एनर्जी अपने में स्टोर कर लिया इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। उसको हम लोग खाए, लोग डाइजेशन हुआ तो वो कन्वर्ट हो गया एटीपी के फॉर्म में। हम लोग बॉडी में जब ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, तो कौन एनर्जी निकलता है, एनर्जी रिलीज तो किस उसका फॉर्म क्या होता है, एटीपी। हालांकि वो भी केमिकल एनर्जी है, क्योंकि बॉन्ड के फॉर्मेशन में बॉन्ड टूटेगा, एनर्जी रिलीज हुआ। चलो, तो अब यहाँ पे सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में, बॉडी में भी केमिकल एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और फिर अब बॉडी में एनर्जी आ गया। मान लो हम बोलते हैं तब वो एटीपी एनर्जी कन्वर्ट हो गया साउंड एनर्जी में, हम बोल रहे हैं ना, तो कन्वर्ट हो गया साउंड एनर्जी में। दौड़ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पानी को स्टोर किया गया है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो वो पानी डैम का फाटक खुलेगा, पानी बहुत स्पीड में नीचे गिरेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। रनिंग वाटर है, अब वो टरबाइन को मूव करेगा जिसके चलते इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब वो तार के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घर तक आएगा। तो मान लो कि हम लोग बॉल जला रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया लाइट एनर्जी में, हीटर चल रहा है तो हीट एनर्जी में, गाना बजा रहे हैं तो साउंड एनर्जी में। नहीं, तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल सा बात है। एक आता है वर्क एनर्जी थ्योरम, ध्यान से बात समझो। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना अमाउंट का वर्क हुआ है वो पता चलता है उसके काइनेटिक एनर्जी के चेंज से। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी का जितना से वो चेंज होता है, उतना ही अमाउंट का उस ऑब्जेक्ट पर वर्क डन होता है। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट अभी मूव कर रहा है, रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है, या अगर रेस्ट में नहीं है, मूव भी कर रहा है किसी वेलोसिटी से, तो किसी पॉइंट पे निकालेंगे हाफ mv स्क्वायर, तो मान लो क्या है 10 जूल। अब उस पर हम 20 जूल का वर्क करेंगे, 20 जूल का वर्क करेंगे तो 10 जूल प्लस 20 जूल कितना हो गया, 30 जूल। तो 20 जूल का वर्क करने के बाद अब उसका अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो आएगा 30 जूल, ठीक है। तो ध्यान से, शुरू में था 10 जूल, अब बाद में क्या हो गया 30 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस कितना हो गया 20 जूल। हम उस पर वर्क कितना किए थे 20 जूल का। समझ में आ रहा है। तो क्या देखें कि यही है वर्क एनर्जी थ्योरम, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उतना ही उसके काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होगा, उतना ही उसका काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होगा। या उसको उल्टा बोले, किसी भी ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस इतना उस ऑब्जेक्ट पर वर्क डन हुआ रहता है। ये है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। पावर के बारे में तो हम लोग पढ़े हैं लोग कि पावर का मतलब है रेट एट विच वर्क इज डन। मान लो कोई काम को करना है, 20 जूल एनर्जी लग रहा है कोई भी काम को करने के लिए। अब वो 20 जूल वो एनर्जी अगर मान हम काम धीरे धीरे कर, मान लो 2 घंटे में हम वही काम किए, कोई आया बस तुरंत 1 मिनट में काम को कर दिया, तो दोनों वर्क डन तो दोनों का सेम हुआ। पहला वाला भी वही काम किया 2 घंटा में, दूसरा वाला भी वही काम किया मान लो कि 2 मिनट में, चाहे आधा घंटा में, चाहे 1 मिनट में। अंतर क्या हुआ कि हर एक अलग अलग आदमी जो डिफरेंट टाइम में वर्क किया है, कोई आदमी 20 जूल का वर्क करने के लिए टाइम ज्यादा कंज्यूम किया, कोई कम टाइम कंज्यूम किया, कोई बहुत टाइम कंज्यूम किया। तो यहाँ से पता चलता है कि वो आदमी का पावर कितना है। कोई 20 जूल का वर्क बहुत ज्यादा टाइम में किया है, उतना ही 20 जूल का वर्क करना फैन हो गया है, बहुत ज्यादा टाइम में किया है, बस पावर कम है। कोई हड़ाक से बस बहुत कम टाइम में 20 जूल का वर्क कर दिया, उसके पास पावर ज्यादा है, ठीक है। किसी भी वर्क डन को करने में कितना टाइम लगता है
मतलब रेट, वर्क डन करने के रेट को, यूनिट टाइम में कोई भी आदमी, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना वर्क करता है, इसी को डिफाइन करते हैं किस चीज के रूप में? पावर के रूप में। यूनिट टाइम में मैंने 1 सेकेंड में कितना जूल वर्क कर रहे हैं, इसको डिफाइन करते हैं किस चीज के रूप में? और हम बोलते हैं कि हमारा पावर है 10 वाट, किसी भी चीज का, किसी बैटरी का, क्या किसी भी चीज का पावर है 10 वाट। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में वो 10 जूल एनर्जी, मतलब वो 10 जूल का वर्क कर गया। ठीक है, यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, इसी को डिफाइन करते हैं किस चीज के रूप में? पावर के रूप में। द रेट एट विच वर्क इज डन, रेट का मतलब पर यूनिट टाइम, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इन 1 सेकेंड, इसी को डिफाइन किया जाएगा पावर के रूप में। अब पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट। ठीक है, बड़े यूनिट के लिए किलोवाट भी यूज करते हैं, बड़े यूनिट के लिए एक हॉर्स पावर एचपी, हॉर्स पावर भी कहीं कहीं यूज करते हैं। एक हॉर्स पावर बराबर समथिंग 750-740 वाट के आसपास होता है, 700-750 के आसपास, एग्जैक्ट डेटा नहीं पता हमको, 740। हाँ ना, घोड़ा का पावर नहीं है, हम बोलते हैं एक हॉर्स पावर ऐसे करके, मतलब हॉर्स पावर कहने का मतलब घोड़ा का पावर ना, मतलब यूनिट के रूप में हम इस नेम को यूज कर रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात समझो, पावर स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मतलब इसको डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ हो सकता है। तो स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब हुआ कि नॉर्मल अलजेब्रा के लॉ को जोड़ घटा गुना भाग करने के लिए फॉलो करेगा। ऐसे यूनिट तो बोलिए दिए हैं वाट, यहाँ तक इतना बात लिख लिया जाए। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यही ना। हम लोग देख रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। वैसा प्रोसेस जिसमें हम लोग एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, होता है कन्वर्ट होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इकोसिस्टम में, मतलब अगर हम जिस लिविंग इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं, लोग सोलर एनर्जी कन्वर्ट हुआ केमिकल एनर्जी में, तो प्लांट स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, नहीं ग्लूकोज स्टार्च होता है। अब वो हम लोग खाएंगे लोग उसको, तो केमिकल एनर्जी ही होगा, हम लोग में एटीपी के फॉर्म में एनर्जी होगा। ठीक है, तो वो ग्लूकोज रेस्पिरेशन होगा तो वहां से मिलेगा एटीपी, फिर उसको, उस एनर्जी को हम लोग बोल रहे हैं लोग, जब हम स्पीक करेंगे तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा साउंड एनर्जी में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पोटेंशियल एनर्जी, वाटर को स्टोर करके रखा गया एक हाइट पे, अब उस हाइट से वाटर को गिराया जाता है तो पानी रन करने लगता है, फ्लो करने लगता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी से बन जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टरबाइन घूमेगा तो काइनेटिक एनर्जी से बन जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बाद उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम अपने डोमेस्टिक किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं। उसके बाद एक चीज समझा नहीं थे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही कंक्लूजन है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, 10 जूल का पोटेंशियल एनर्जी अगर पूरा का पूरा कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में, तो 10 जूल का काइनेटिक एनर्जी बनेगा, अगर कंप्लीट हुआ तो। समझ रहे हैं? अगर 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी का सिर्फ 2 जूल ही कन्वर्ट हो रहा है, तो 8 जूल पोटेंशियल एनर्जी रहेगा और 2 जूल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। तो 2 जूल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया 2 जूल काइनेटिक एनर्जी में। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो इन जितना एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होता है, दूसरा उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो इस बीच में अगर घट जाता तो हम कहते हैं कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गया है, अब बढ़ जाता तो कहते हैं कि एनर्जी क्रिएट हुआ है। लेकिन 2 जूल अगर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है तो 2 जूल काइनेटिक एनर्जी बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी ना ही बढ़ा ना ही घटा, जितना पहले था उतना भी, मतलब एनर्जी संरक्षित रहा, कंजर्व रहा। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। इट कैन ओनली बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसको बस हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही वो है कि हर एक पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, मतलब मैकेनिकल एनर्जी फिक्स रहता है।
कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट से हम क्या कर रहे हैं कि उसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे सर्टेन हाइट पर है तो उसके पास सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, अभी रुका हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी उसका 0 है। मान लो कि शुरू शुरू में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल, काइनेटिक एनर्जी है 0। तो जब ये गिरेगा मान लो कि किसी हाइट पे उसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया 8 जूल, इसके मतलब क्या हुआ कि 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी से हो गया 8 जूल, मतलब 10 जूल में से 2 जूल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका, तो 2 जूल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका। तो इस पॉइंट पे अगर काइनेटिक एनर्जी 2 जूल है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी 8 जूल, अभी भी दोनों का सम कितना है 10 जूल है कि नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी कितना रहा 10 जूल। थोड़ा सा और नीचे हाइट पे जाएंगे, जैसे और नीचे जाएंगे वैसे और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा, हटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो मान लो कि इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है 5 जूल, ठीक है, तो 3 जूल घट गया, तो एन से काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्ट 3 जूल क्या होगा कि बढ़ जाएगा, ये भी कितना हो गया 5 जूल। अभी भी इन दोनों का सम कितना है 10 है कि नहीं है 10, और मान लो कि नीचे आते आते इस पॉइंट पर तो रुक जाएगा, रुक गया तो एकदम सरफेस पर आ गया, जीरो सरफेस पे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, और जब ये सटेगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी से इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, और उस समय जब हाफ mv² करके काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो कितना आएगा 10 जूल। इसके मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया है 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया 10 जूल काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो जितना जूल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है मतलब चेंज हो रहा है उतना ही जूल काइनेटिक एनर्जी का। अब यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी 10 जूल और पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल, मतलब अभी पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी है। अब देख लो यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी है 8 जूल, माने 2 जूल पोटेंशियल एनर्जी लूज हुआ, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 2 जूल गेन हुआ। अभी भी दोनों को सम करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी 10 जूल है, फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल, माने 8 जूल से 3 जूल लॉस हुआ, 2 जूल में 3 जूल क्या हुआ कि प्लस हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया 5 जूल। तो हर एक जगह पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम मेजर करेंगे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो एग्जैक्टली देखेंगे कि हर एक पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम सेम है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हर पॉइंट पे क्या आएगा कि सेम आएगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वेलोस मोशन करता है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि सेम होता है। जितना पोटेंशियल एनर्जी लूज होगा उतना ही एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा, या इसका उल्टा, ठीक है। तो यही आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि हर एक पॉइंट पे सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट, फिक्स, वो घटता बढ़ता नहीं है। पर इसमें पॉइंट में नहीं लिखना है, जगह नहीं है, अभी याद आया है। वर्क एनर्जी थ्योरम में वही बताया था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट पर कितना वर्क हुआ है तो उस जितना अमाउंट ऑफ वर्क जूल होगा, माने जितना अमाउंट उस ऑब्जेक्ट पर वर्क होगा वो बराबर होता है कि उस ऑब्जेक्ट का, ध्यान से, वर्क करने से पहले काइनेटिक एनर्जी क्या था और वर्क करने के बाद काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। मान लीजिए वर्क मैंने जा रहा था, मैंने वर्क कर दिया तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, तो ज्यादा माइनस कम करेंगे तो जितना जूल उस पे वर्क करेंगे उतना ही जूल आ जाएगा। हो सकता है कि उल्टा डायरेक्शन में करे, तो किसी वेलोसिटी से मूव करके उल्टा डायरेक्शन में करेंगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, तो बड़का वाला काइनेटिक एनर्जी कम होने के बाद माइनस छोटका वाला काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंस निकालेंगे तो एग्जैक्टली जितना जूल का वर्क किया जाएगा उतना ही जूल आएगा। समझ में आ रहा है? मतलब डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी का उतना ही होता है जितना अमाउंट उस ऑब्जेक्ट पर वर्क किया जाता है। वही लिखा गया। अगर मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है m मास का, u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसके पास कुछ अपना काइनेटिक एनर्जी होगा। मान लो कि काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट कर रहे हैं कि हम हाफ mv², हम इस पे वर्क किए हैं, मान लो कि इसी डायरेक्शन में वर्क किए हैं, इसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तब इसका मास तो उतना ही क्या उतना ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी u से कन्वर्ट हो गया है v,
अब इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो इतना तो आएगा नहीं, मास वही है, वेलोसिटी मान लो कि बढ़ गया है तो अलग ना आएगा। अब इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा ना, हाफ mv² हो जाएगा। तो अब कैलकुलेट अगर करना होगा कि इस पे कितना जूल का वर्क किया गया है, समझ में आ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे हम, ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो इस पर अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा। तो ये वर्क डन किसी अभी ऑब्जेक्ट पे किया हुआ वर्क बराबर काइनेटिक एनर्जी बड़का वाला, मतलब काइनेटिक एनर्जी सेकंड पोजीशन माइनस काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पोजीशन। लेकिन हम बस 2 1 दिखने के लिए बोल दिए, और डिफरेंस का माने हुआ कि बड़का में से छोटका को घटा देते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी सेकंड पोजीशन हाफ mv² माइनस इसका वाला हाफ mu², डिफरेंस जो भी आएगा उतना अमाउंट में वर्क होगा। जैसे वही बात हमें यहाँ पे देखना है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलो, ऑब्जेक्ट का मास कितना है 10 केजी का है और मूव कर रहा था 20 मीटर, तो u हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा v लिखना है, व्हेन 100 जूल ऑफ वर्क दिया हुआ है, इस पे वर्क किया जा रहा है कितना जूल का 100 जूल का, वर्क डन निकाला नहीं है, वर्क डन दिया हुआ है, तब इस पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा। अच्छा, फेवर्ड डायरेक्शन का मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम उल्टा डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं तो वेलोसिटी घट जाएगा, और उसी के फेवर डायरेक्शन में लगाएंगे, अगेंस्ट नहीं, फेवर डायरेक्शन में तो वेलोसिटी उसका बढ़ जाएगा। तो हम कंफर्म कर दिए, लेकिन घटे बढ़े दोनों तरीके से बन जाएगा, ध्यान से। तो दोनों आंसर आएगा ये क्वेश्चन का। अगर फेवर डायरेक्शन में देखें तो वेलोसिटी बढ़ा हुआ वेलोसिटी आएगा, उल्टा डायरेक्शन में देखें तो घटा हुआ वेलोसिटी आएगा। लेकिन ऐसा आएगा कि घटाने पे एग्जैक्टली 100 जूल हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ, मान लो कि शुरू में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, ध्यान से बात समझना, कोई भी ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर है, एम मास का कोई वेलोसिटी से कुछ इस तरीके से कि इस पोजीशन पे उसका काइनेटिक एनर्जी मान लो कि 1000 जूल मान लेने में क्या जाता है। अब हम कहते हैं कि इस पे 200 जूल का वर्क हुआ है, तो 200 जूल का वर्क, तो वेलोसिटी कुछ बढ़ के इतना हो जाएगा कि हाफ mv² निकालेंगे, समझ रहे ना, इसी का वेलोसिटी कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे आ जाएगा ये 1200 जूल, बोलो, तब हम बोलेंगे कि नहीं कि इस पर 200 जूल का, हाँ, इस डायरेक्शन में 200 जूल का वर्क हुआ है, तब मैंने वो 100 जूल से आ गया है 1200 जूल। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम उल्टा डायरेक्शन में लगाएंगे, इसका मास और वेलोसिटी मान लो कि इसको v1 करते हैं, तो वेलोसिटी घट के इतना हो जाए कि ये 800 जूल हो जाए, तब वो तो हम बोलेंगे कि नहीं कि 200 जूल का इसके ऊपर वर्क हुआ है, तब ना 200 जूल का वर्क हुआ तो 100 जूल से घट के ये वेलोसिटी कुछ ऐसा होगा कि हाफ mv² इसका आ जाएगा 800 जूल, इसका तो 1000 जूल, ये है डिफरेंस कितना है 200 जूल का है कि नहीं है, तो यहाँ पर भी आ रहा है 200 जूल और यहाँ पर भी आ रहा है 200 जूल। अंतर ये है कि यहाँ पे फेवर्ड डायरेक्शन में है तो 200 जूल इसका बढ़ गया, तो वेलोसिटी कुछ उसी हिसाब से आएगा कि हाफ mv² 1200 हो जाएगा। अगेंस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर भी 200 जूल आ रहा है, तो ये कुछ उल्टा डायरेक्शन में रहेगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी कुछ ऐसा आएगा कि हाफ mv² 800 जूल आएगा, ताकि डिफरेंस 200 जूल का ही रहा है, ठीक है। इसीलिए हम बता दिए कि फेवर डायरेक्शन वाला है, जिसमें वेलोसिटी बढ़ रहा है वो वाला है। यहाँ पर भी इसके लिए भी 200 जूल का वर्क करना पड़ा, इसके लिए भी 200 जूल का ही वर्क करना पड़ा, समझ में आ रहा है। चलो यहाँ पे अब इसको हमको आगे बढ़ाना है। नॉर्मली वर्क एनर्जी थ्योरम है, यही ना है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m और पूरा लिखते हैं v² माइनस हाफ mu²। वर्क डन पता है, u पता है, मास पता है, यहाँ पर मास पता है, v निकालना है, यही करना है। चलो देखो हम कॉमन ले गया पहले 1/2m, ये v² माइनस u² हो गया बराबर वर्क डन। अब वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू मास कितना है 10 केजी इंटू v² तो निकलवे करना है, और u दिया हुआ है 20, तो 20² हो गया बराबर वर्क डन कितना है 100 जूल। चलो ये हो गया 100। अब बात समझे यहाँ से, v² माइनस 20² बराबर ये 100 है ना, और यहाँ पे देखो ये पूरा के साथ ये 2 डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये पूरा के साथ 10 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा, बोलो इससे ही कट गया,
यहाँ पे कितना आ गया 10 दूनी 20 आया। अब भी स्क्वायर बराबर 20 ई माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें 20 20 से 400, बोलो तो ये कितना हो गया 420। अब यहाँ पे भी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 420 है ना, होगा मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको तोड़े तो नहीं निकल जाएगा, 4 से कट रहा है, कट जा रहा है। देखो ना ये 420 ना है, यहीं से देख लेते हैं, देखो यहाँ पे दुई से करते हैं क्या दिक्कत है, दो दूनी 4 2 एकम 2 210 आया, 2 एकम 2 2 पचे 10, बोलो 5 दूनी 10 5 एकम 5। आगे हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे हमको कोनो फायदा नहीं है, हमको रूट से बाहर निकलना है ना, तो ये 2 2 का 1 2 बाहर निकल जाएगा, बोलो हाँ यहाँ पे करेंगे तो 7 3 गुने 7 ना आएगा, ये तो 3 अकेले अकेले है, इतना ही का इतना ही रह जाएगा, तो 21 21 बचे 21 बचे 105, 2 रूट 105 मीटर पर सेकेंड। इसको उतार लो अब फिर ठीक है।